हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर लिया और उससे अपन ने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हमको क्या करना है। अब अपन को अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक। किसी भी प्रकार के डिवाइस को जब यूज किया जाता है तो उसको यूज कराने के लिए अपने को उसको एनर्जी क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अपने पास एनर्जी के जो सोर्स होते हैं वो होते हैं बैटरीज। क्या होती है? बैटरी। बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया, इन प्रकार की चीजें अपन लगा के अपना किसी भी कंपोनेंट का क्या कर सके हैं, अपन उसका यूज कर सकते हैं। ये बैटरी ही है जो आपके सर्किट में क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करती है? और वो कंपोनेंट ही है जो इस एनर्जी का यूज करके अपना फंक्शन क्रिएट करता है वो। अब बात ये आती है कि वो जो आपका एलिमेंट है या फिर वो जो आपका कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट को आप एनर्जी दे रहे हो, क्या वो 100% उसका यूटिलाइजेशन करता है? क्या वो 100% उसका इफेक्टिवनेस आपको दिखा पाता है? नहीं दिखा पाता। क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि आप जो एनर्जी दे रहे हो किसी भी उपकरण को, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी दो भागों में बढ़ती है। कितने भागों में बढ़ती है? पहला मेजर पार्ट एनर्जी का जो जाता है, वो जाता है उसका प्राइमरी फंक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? प्राइमरी फंक्शन। पंखे का काम क्या है? घूमना। यानी कि एनर्जी का जो मैक्सिमम पार्ट होगा, वो मैक्सिमम पार्ट क्या करेगा? पंखे को क्या कराने की कोशिश करेगा? रोटेट कराने की कोशिश। बट थोड़ा सा जो पार्ट होता है, माइनर पार्ट, थोड़ा सा जो पार्ट होता है, वो पार्ट उसका उस वर्क में नहीं जाता। एनर्जी जो है वो उस वर्क को नहीं करती। तो वो क्या करती है? वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट हो जाती है हीट में, उष्मा में, गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है, गर्म हो जाता है। स्किन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो वो जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, वो हीटिंग इफेक्ट अपने लिए क्या हुआ? एक का लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। क्योंकि हमको पंखा सिर्फ घुमाना था, पंखे को गर्म नहीं करना था। तो आपका जो एक पार्ट है, वो पार्ट क्या हो गया? एक तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जो एनर्जी के रूप में चला गया। इसका मतलब क्या है? किसी भी उपकरण को आप इस्तेमाल करो, उस उपकरण का इस्तेमाल में जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो एनर्जी उस एनर्जी में से मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी जो होती है वो उसका प्राइमरी फंक्शन करवाती है। और माइनर पार्ट ऑफ उस एनर्जी का, एक छोटा सा पार्ट उस एनर्जी का क्या प्रोड्यूस करता है? उस सर्किट में हीटिंग इफेक्ट क्या जनरेट करता है? कौन है ये जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है सर्किट के? कौन है जिसने उस सर्किट को गर्म किया? वो है रजिस्टेंस। कौन है वो? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा पार्ट है या फिर मेन फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपका सर्किट क्या हो गया? गर्म। क्या हो गया? मोर विल बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द, जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हीटिंग। आई बात समझ में? इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो आप किसी भी सर्किट को सर्किट किसी भी प्रकार के उपकरण को इस्तेमाल करो, वो गर्म होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ने उसको क्या किया? उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया। थोड़ी सी एनर्जी को उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। लिखो, लिखो, साथ साथ लिखो। बैटरी इज द बैटरी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी which provides energy to the electrical component, electrical component, but
all that energy provided to the component is not utilized for the output. For the output. The energy provided is distributed in two factors. Number one, component do its primary function. प्राइमरी, आपका कंपोनेंट आपका प्राइमरी फंक्शन करता है, ये नंबर वन पार्ट। और दूसरा क्या होगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड into heat. Some part of energy converted into, लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लो। लिया? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल पहले समझा देता हूं फिर लिखाते हैं। पंखे का मेन काम है रोटेट करना। क्या करना? रोटेट करना, यानी रोटेशन करना उसका मेन वर्क है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैन इज टू रोटेट। वो घूम रहा है, तो घूम रहा है, तो ये उसका फंक्शन है। एनर्जी प्रोवाइड करी, वो एनर्जी का मेजर पार्ट क्या हो गया, उसको रोटेट कराने में हेल्पफुल हो गया। लेकिन जब घूमते हुए पंखे को रोक के बहुत देर तक कोई पंखा घूम रहा है और उसको रोकेंगे और उसका बेस को टच करेंगे, तो अपने को गर्म लगेगा, टेम्परेचर हाई दिखेगा। ये टेम्परेचर हाई क्यों हुआ? आपने जो एनर्जी प्रोवाइड करी उसमें से कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई, हीट में। यानी वो एनर्जी जो है किसी भी तरीके से यूज नहीं आ पाई।
हाँ भाई, तो वो जो एनर्जी थी, जो हीट में कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब वो उसका प्राइमरी फंक्शन करने में हेल्पफुल नहीं रही। तो इस तरीके से उसमें छोटी-सी एनर्जी क्या हो गई, हीट के रूप में क्या हो गई, लिखो फॉर एग्जांपल द मेन फंक्शन ऑफ, द मेन लिखो या प्राइमरी फंक्शन लिखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैन इज टू रोटेट, टू रोटेट, बट when we touch the fan, the base of the fan, sorry, when we touch the base of the fan, then it is used for long, then we feel some heat over there. कौन होता है ये सब कारण का, हीटिंग का कारण कौन है, रेजिस्टेंस कौन है, तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज resistance is the main cause of heating effect, of हीटिंग इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण कौन है, रेजिस्टेंस, कौन है, रेजिस्टेंस, लिख लो। ये हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब अगला टॉपिक पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। टॉपिक डालेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको यह बताएगा कि कितनी एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में जनरेट हुई। कोई ऑब्जेक्ट अगर गर्म हुआ तो वो कितना गर्म हुआ, कितनी एनर्जी उसमें यूटिलाइज होगी, उसका मान कौन देगा, जूल का लॉ देगा। कौन देगा, जूल का लॉ देगा। ध्यान से समझो, ये क्या बोलता है कि मान लो कोई एक रजिस्टर है या फिर कोई भी एक कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और उसमें जो आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, और उस रजिस्टर को टी टाइम के लिए यूज किया गया। कितने समय के लिए यूज किया, टी टाइम। देन द हीट जनरेटेड इन दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट में जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, कितना भी करंट है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, एक और चीज पर निर्भर करेगी, डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर,
किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और एक और चीज पे डिपेंड करेगी कि द टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। इस पे डिपेंड करेगी टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। अगर आप इन तीनों चीजों को कंपेयर कर लें या फिर कंबाइन कर लें तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर और टी, यानी कि आपकी कितनी हीट जनरेट होगी ये इन तीनों चीजों पर निर्भर करेगी और इसका मान कितना आएगा? आई स्क्वायर आर टी के बराबर। मान लो किसी चीज को 2 घंटे इस्तेमाल किया और उसी चीज को 10 घंटे इस्तेमाल किया, तो ज्यादा हीट जनरेट किसमें होगी, 2 घंटे में या 10 घंटे में? समय बढ़ा तो आपकी हीटिंग जनरेट ज्यादा हुई। मान लो एक वायर का 2 ओम रेजिस्टेंस है, उस वायर को हटा के वहां पे 5 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, तो हीटिंग जनरेट किसमें ज्यादा होगी, 2 ओम में कि 5 ओम में? 5 में। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी। मान लो सर्किट में आपने 5 एम्पियर दौड़ाया करंट, 5 एम्पियर की जगह 25 एम्पियर करंट दौड़ा दिया, तो हीट जनरेट किसमें ज्यादा होगी? 25, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वायर के। तो ये हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन बोलता है? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखो। this law shows the, देखो, this law shows the amount of heat dissipated, amount of heat dissipated in a component। क्या बताता है? कितनी हीट डिसिपेट होगी किसी भी कंपोनेंट में। तो मैं बोलता हूं, लेट अ कंपोनेंट हैविंग resistance R, having resistance R and I current is flowing in the wire, in the component, sorry, I current is flowing in the component, in the component for time t, for time t, then according to Joule's law of heating, Joule's law of heating क्या होगा? कि डेफिनेशन लिखते हैं अब। डेफिनेशन लिखते हैं क्या? द अमाउंट ऑफ heat dissipated, the amount of heat dissipated in any component is directly proportional to फर्स्ट पार्ट, किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट, किसके? स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग। और नंबर 2 किस पे? रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट, किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। और किस पे निर्भर करता है? टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। पर 3, टाइम फॉर विच इट इज यूज्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं? हेंस वी कैन से
हम क्या कह सकते हैं, h इज प्रोपोर्शनल टू i का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ i, h इज प्रोपोर्शनल टू r एंड h इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो h किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, i स्क्वायर r t, है ना, i स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, कांस्टेंट को 1 ले लेंगे तो h बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, i स्क्वायर r। ये आपका हीट जनरेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। एयर ऑफ करंट फ्लोइंग, बढ़े आगे। देखो यहां से 3 फॉर्मूले निकलेंगे हीट डिसिपेशन के, 3 फॉर्मूले से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, h बराबर कितना निकला अपना, i स्क्वायर r t। पहला फॉर्मूला निकालता हूं, वी नो, क्या जानते हैं अपन, v बराबर आई आर, जानते कि नहीं जानते हैं। यहां से i बराबर कितना हो जाएगा बताओ, v अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इससे सेकंड इक्वेशन से i की वैल्यू फर्स्ट में रख सकते हैं, तो क्या करूं, पुट 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा, h बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, आई स्क्वायर आर टी में जब वैल्यू रखेंगे तो आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर का क्या हो गया, होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एच बराबर क्या हो गया बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहां से क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसल, क्या बन गया, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्या हो गया, क्या फॉर्मूला बना, एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, टी। एक ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ये फॉर्मूला आया। अब दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और बनाएंगे, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखो h बराबर क्या दे रखा है, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई लिख सकते हैं, इंटू आर इंटू टी, क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो आई इंटू आर को देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं, वी नो, वी नो, वी बराबर क्या होता है, आई आर, होता है कि नहीं होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अगर 2 को फर्स्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, h बराबर क्या आ जाएगा, i इंटू वी इंटू टी। यहां से पहले लिख लेता है, i इंटू क्या है, आई आर इंटू टी। आई आर की जगह क्या लिख लू मैं, i इंटू वी इंटू टी। एच का नया फॉर्मूला क्या बना, वी आई टी। 3 फॉर्मूले बन गए अपने, कितने फॉर्मूले बन गए, 3। कौन कौन से 3 फॉर्मूले बने, देखो ध्यान से, इधर नजर मारेंगे। h बराबर एक फॉर्मूला बना, आई स्क्वायर आर टी बना,
एक फॉर्मूला बना v²/r × t और एक फॉर्मूला बना vi × ये 3 फॉर्मूले किसके हैं आपके हीटिंग के हैं हीटिंग लिख लो। क्या बच्चों क्लियर ओके के ऊपर अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। हाँ भाई है देखो क्वेश्चन तब होगा जब पावर पढ़ लेंगे। टॉपिक लिखो अगला टॉपिक लिखो पहले अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे अपन। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या नाम है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नहीं एप्लीकेशन लिखा रहे हैं एप्लीकेशन मतलब फायदे काम हीटिंग इफेक्ट के कहाँ काम आते हैं अपने घर पे जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया ओवन हो गया
गीजर हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इनमें ऐसा वायर इस्तेमाल किया जाता है जो वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और उस प्रकार का वायर जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये क्या करते हैं, चीज क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लिखो, लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लो, लिखो। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सच एज, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सच एज हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन works on the principle of works on the principle of heating effect, works on the principle of heating effect। अगला लिखो, heating effect is utilized, अगला पॉइंट है, heating effect is utilized to produce light from the bulb, to produce light from the bulb। Electric components such as geyser, heater, oven, electric iron work on principle of heating effect। नंबर 2 पॉइंट क्या है, heating effect is utilized to produce light from bulb। अपने बल्ब के अंदर एक फिलामेंट यूज होता है, क्या यूज होता है, फिलामेंट, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म। गर्म होने की वजह से वो जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी। फिलामेंट का नाम लिखो, क्या नाम है, टंगस्टन। क्या नाम है, TUNGS, tungsten filament is used in bulb whose temperature is, जिसका टेम्परेचर कितना है, whose temperature is कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, whose melting point is, whose melting point is 3380 डिग्री, 3380 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है वो। इतना भयंकर टेम्परेचर होता है उसका। और बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, गैस, जिसका नाम है नाइट्रोजन, आर्गन, यानी इनर्ट गैसेस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, इनर्ट गैसेस। अगले पॉइंट में लिखो ताकि रिएक्ट ना करे, इनर्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन,
argon is filled inside bulb. बल्ब के अंदर भरी जाती है। वो जो आपको फ्लोरेसेंस दिख रहा है ना, उसका कलर जो दिख रहा है, वो कलर नहीं दिख, व्हाइट कलर, येलो कलर, लाल कलर। देख लिया? ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। एक लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि एप्लीकेशन का एक लास्ट टॉपिक है फ्यूज। क्या पढ़ा हुआ है? फ्यूज। तो लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद में उसको अपन कल डिस्कस। देखो पॉइंट नंबर 3, तो फ्यूज वायर also works on the application of heating effect. देखा? ये पार्ट अपन कल करेंगे फ्यूज वायर वाला, ठीक है?